वो सवाल याद नहीं है। वो कल वाला जो मैंने आपसे किया था क्वेश्चन, ये भी और वो साथ में आजमा कन्फर्मर्स भी है। आपकी मैं बात कर रही थी वो और इस बात में काफी फर्क है। ये तो जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जो ये लिखा हुआ है, आपने जो स्टेटमेंट दी थी, आपको अपनी स्टेटमेंट याद है? आप कह रही थी कि जो कुछ मछलियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो ना यूरिया सीक्रेट करती, एक्सक्रीट करती। मैंने आपसे कहा कि देखिए, चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे ग्रीन वाटर फिशेज हो, वो अमोनिया ही एक्सक्रीट करेंगी। द रीजन है क्योंकि वो पानी में रहती हैं। उनको जो जो एनिमल पानी में रहता है उसका नाइट्रोजनस फेज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया बॉडी से आसानी बाहर आ सकता है। बॉडी से आसानी बाहर आ सकता है, तो इसलिए आपके पास उसकी जो प्रेफरेबल वेस्ट है ना, यूरिया। तो आपके पास ऐसे एनिमल जो कि मैमल्स वगैरह या इंसानों की बात करें, पानी में नहीं रहते। ठीक है, पानी के जरिए वो भी बाहर आता है, लेकिन क्या कहते हैं कि वो, आप मुझे पता है हमारी बॉडी के अंदर यूरिया साइकिल होती क्यों? इसलिए होती है ना कि वो अमोनिया हम डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं कर सकते, हाईली वाटर सोल्यूबल। पहले लिवर उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जब लिवर उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है तो अब वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट। तो जो आप बात करेंगे वो बात जो इसमें है ही नहीं। मरीन फिशेस का लिखा हुआ कि सब मरीन फिशेस एक्सक्रीट यूरिया। वो देखिए, एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेंगे, ये सब मरीन फिश। लेकिन एक बात याद रखें कि जब आपसे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में ये पूछा जाए कि उनका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, मेरी बात का जवाब दीजिएगा अमोनिया। बस। देखिए, एक्सेप्शन तो आपको हर जगह मिलेंगे ना। एक्सेप्शन तो आपको हर जगह मिलेंगे। कैंगरू रेड मैमल है, वो मेटाबॉलिक वाटर इस्तेमाल करता है, हम तो इस्तेमाल नहीं करते, हम मैमल तो इस्तेमाल, एक्सेप्शन में आते हैं। एक्सेप्शन तो आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में सवाल आए, आप सबसे सवाल करो, आपके एग्जाम में सवाल आए मरीन वाटर फिशेस जो है वो उनका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, तो क्या यूरिया लिख सकते हैं आप? नेवर। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। उनका नाइट्रोजन वेस्ट अमोनिया है, क्योंकि जो एक्वाटिक एनिमल्स है पानी के अंदर अमोनिया डिजॉल्व हो जाती है, तो वो अमोनिया ही एक्सक्रीट कर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? आपने कितनी क्लासेस मिस की है बेटा? मैंने वैसे ही ऑनलाइन देखी थी। अच्छा, प्रैक्टिकल थे आपके? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं थे, बट एक दिन ठीक है बेटा, असल में ऑन कैंपस क्लास ये होता है कि आप टेस्ट तो दे पाती है ना, वरना क्या करते हैं कि वो ऑन कैंपस क्लास से ऑनलाइन क्लास में होता है कि आप टेस्ट तो नहीं दिए आपने। मैंने सारे टेस्ट दे दिए सारे मेरे? कैसे दिए? एक वीकली टेस्ट था और एक जो भी टेस्ट हुआ था ओवरऑल जो टेस्ट थे। तो हर क्लास में टेस्ट क्लियर होंगे? नहीं, वो वाले जो नॉर्मल थे वो ले ली। नहीं बेटा, जो क्लास में हर क्लास में टेस्ट ले रहा हूँ वो टेस्ट आपने सारे दिया रहेगा, मैं वैसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप सारों को ये कह रहा हूँ, देखिए आपकी मंजिल ना करीब है। आपके वालिदैन ने अगर आपको बचपन में सुबह स्कूल दाखिल करवाया ना बचपन में, तो अभी उसकी उसका सिरे का वक्त आ गया। इस वक्त आपने जो है कोई भी गलती नहीं कर, दिन रात एक कर दे पढ़ने के लिए। और होगा पता है क्या? सारे रिश्तेदारों के घर जाने अभी याद आएगा, सारी पिकनिक भी अभी याद आएंगी, सारी दावतें भी अभी याद आएंगी। जब पेपर खत्म हो जाएंगे ना, तो आप देखिएगा खाली बैठे होंगे, उसको कुछ भी नहीं याद आ रहा होगा। जिस वक्त बंदा पढ़ता है ना, अल्लाह की इबादत करता है, तो उसी वक्त ये सारी चीजें याद आ रही होती हैं। ठीक है, उसी वक्त सारे काम भी याद आ रहे होते हैं। ये इंसान की फितरत है। ठीक है, लेकिन मैं आपको नसीहत करूं सभी को, क्या कहते हैं कि हर वक्त पढ़ते रहें। ठीक है, हर वक्त पढ़ते रहें। और आपका आपका रेस्ट करना जो है ना, वो आपके लिए बस इतना काफी है कि आप आराम कर लिया, आपने सो गए। ठीक है, रिफ्रेश होने के लिए आप सो गए, बस ये आपके लिए काफी। चलें, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, होम्योस्टेसिस के बारे में बात हो गई। और मैं जो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ, मैं लेके जाना चाहता हूँ चैप्टर एंजाइम की तरफ। ठीक है, वजह ये है एंजाइम बनाने की, मुझे न्यूट्रिशन चैप्टर देखें आपको पढ़ाना है, लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो एंजाइम और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़े बगैर हो नहीं सकता।
ठीक है, वरना शायद मैं आपको पहले न्यूट्रिशन चैप्टर ही बता दूं। ओके, एंजाइम और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़े बगैर आप वो कर नहीं सकते। ठीक है, एग्रीड। चलिए, तो आपसे बात करने जा रहा हूँ चैप्टर एंजाइम के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये एंजाइम को नहीं खोल दिया? ऐसे रोज है, कुछ भी नहीं। अच्छा बस सर, ठीक है। नहीं, मैं सर मैं सवाल पूछूंगा ना आपसे। ऐसे ही तो मैं आपको एंजाइम शुरू नहीं करा दूंगा। शुरू में सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंजाइम में सबसे पहला सवाल, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैसे काम करते हैं? हाउ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वर्क्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो कैसे काम करता है? हम्म, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से होता है, वो एंजाइम के एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट से लग जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम का शेप जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है वो आपके एंजाइम पे अटैच हो सकता है और वो उसकी एक्टिविटी को निगेट करता है। ठीक है, वेरी वेल सेड। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो एलोस्टेरिक साइट से कंबाइन। ठीक है, ये देखिए, ये एंजाइम है, ये इसकी आपके पास एलोस्टेरिक साइट है। ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आया, ठीक है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आया और ये जाके कंबाइन होगा किसके साथ? एलोस्टेरिक साइट से कंबाइन होगा। इससे क्या होगा, जो एक्टिव साइट आपको नजर आ रही है ये डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये चेंज हो जाएगी, शक्ल चेंज हो जाएगी। जब इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, शक्ल चेंज होने की वजह से क्या होगा कि अब ये वाला अगर सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड हो होना चाहेगा तो नहीं हो सकता। ये इसके साथ बाइंड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी एक्टिव साइट की शेप चेंज होगा। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं कि जब मैंने एक इनहिबिटर आपको बता ही दिया है तो हम बाकी भी पूछते। अरे बार मैंने आपका, बेटा आप मुझे जरा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बताएंगी? अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव की नहीं है, अनकॉम्पिटिटिव। पहले ही कह रहा हूँ, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आप जो बता रही है वो कॉम्पिटिटिव बता रही है। चले मैं वो बता दिया तो मैं लिख देता हूँ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये देखिए, ये आपका एक्चुअल सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये आपका एक्चुअल सबस्ट्रेट है। जो आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसकी खास बात यह है, दिस रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट से रिजेंबल करता है और क्या करता है, मुकाबला करता है एक्चुअल सबस्ट्रेट से और जाके एक्टिव साइट से कंबाइन हो रहा है। इससे क्या होता है, आपके पास केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो। मैं बेटा ना लिखूं अभी, जब बोर्ड मिटाने लगूंगा आपको मौका दूं। ठीक है, चलिए, कोई आप से बता सकता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आपके पास? अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? ये देखिए, ये आपका एंजाइम है, ये एक्चुअल सबस्ट्रेट है, ये आगे जुड़ा। जैसे ही आगे जुड़ेगा, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करेगा, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसके साथ आगे ऐसे जुड़ते हैं। यानी कि आपको पता है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम से आगे जुड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास इसके अंदर चेंज आता है। एंजाइम के अंदर चेंज आता है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। पहले सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है तो अब फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन ये प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनने ही नहीं देता, क्योंकि ये किससे कंबाइन हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से कंबाइन हो रहा है।
This inhibitor actually binds with enzyme substrate complex. ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, इस तरह से वो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को वो इनहिबिट करेगा। ठीक है, इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है उसको इनहिबिट करेगा। ये कहलाता है अनकॉम्पिटिटिव। चलिए, तीसरे सवाल के बाद चौथा सवाल। चौथा सवाल एंजाइम से रिलेटेड। हाउ एंजाइम्स वर्क। ठीक है, एक सवाल, चौथा सवाल दिया। पांचवा सवाल है कि आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कभी ग्राफ बनाया था, एनर्जी ग्राफ बनाया था? तो वो आप मुझे ग्राफ बना के देंगे। अच्छा, इसको कोई क्वेश्चन फोर को पहले आंसर करना, हाउ एंजाइम्स वर्क। एंजाइम कैसे काम करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। हाउ, कैसे? देखिए, ये तो बात सबको पता है कि बायो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब इट alters the rate of a chemical reaction without itself being consumed। ठीक है, बगैर कंज्यूम, खुद कंज्यूम हुए वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते। ठीक है, सवाल बहुत आएंगे, सवाल सोचिए जरा, मैं जरा
आपने उसको एक्टिवेशन एनर्जी दी है, उस एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ठीक है। तो क्या होगा कि आपकी जो चूल्हा जला के आप एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो इसीलिए देखें, आप ये जल्दी थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, एंजाइम की मौजूदगी में भी जल्दी थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, पुराने बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन। ठीक है। चलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बनाइए आपके पास। और किसी के ध्यान में बेटा ये आया कि एक्टिवेशन एनर्जी सर क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? यस, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट अ रिएक्शन। आपने माचिस को, माचिस मैच बॉक्स से टकराया, तो जो फ्रिक्शन दिया आपने, तो फ्रिक्शन देकर क्या होगा? फ्रिक्शन देकर जो है आपने उसको एक्टिवेशन एनर्जी दी। ये जो है ग्राफ, ये जो है रिएक्टेंट्स के लिए प्रोडक्ट के लिए ये ग्राफ बनते हैं। बस सिर्फ इसमें एक्सोथर्मिक की खास बात ये है कि रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी कम होती है। ठीक है। प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी जो है वो आपके पास कम होती है। क्यों? जो एनर्जी रिमेनिंग रहेगी ना, ये जो एनर्जी रहेगी ना, ये बाहर आ गई, लॉस्ट हो। ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर ये वाली एनर्जी जो है ये लॉस्ट हो गई एज अ हीट। ठीक है। एज अ हीट जो है आपके पास एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। मैंने ओपन किया, उसके लिए बार बार बंद हो रहा माइक जो है ना। जी जी। अच्छा, इसमें कोई माइक का ऑप्शन नहीं होता कि ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो तो माइक ऑन हो जाए? नहीं। और एंडोथर्मिक का ग्राफ आपने क्या देखा? रिएक्टेंट्स हियर है, प्रोडक्ट हियर है, ये देखिए यूं जा रही है। प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी कम होती है। चलें, इसके बाद आइए चौथा सवाल, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में आप मुझे ये बता दें हाइड्रोलिसिस कैसे काम करती है, हाउ हाइड्रोलिसिस वर्क। अच्छा, नहीं आता नहीं किसी को? हाइड्रोलिसिस कैसे काम करता है? कोई एग्जाम्पल बता दो।
जितने डाइजेस्टिव एंजाइम है ना वो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या मौजूद है, माल्टोज मौजूद है। माल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए। अब इसका जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए इसमें क्या होगा, वाटर का एडिशन। ठीक है। इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वाटर इसके अंदर ऐड होगा। हाइड्रोलाइसिस क्या करते हैं, दे कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट विद द एडिशन ऑफ वाटर। दे कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट विद एडिशन ऑफ वाटर, पानी को ऐड करके। इसमें एक में एच जाके कनेक्ट होगा, एक में वो जाके कनेक्ट होगा, इस तरह से वो चीज ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, दैट्स हाउ द ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट अगर विद द एडिशन ऑफ वाटर। चलें, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां सवाल। एंजाइम आमतौर पे किस टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाती है, एंजाइम किस टेम्परेचर पे डीनेचर होती है जी? नहीं बेटा, 37 से above पे डीनेचर नहीं होती। आप बताना चाह रहे हैं। बेस सेक्शन किस टेम्परेचर पे एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपके एंटी टेस्ट में सवाल आ चुका है, ये बेस्ट टेम्परेचर है। पूरी बात है जिस साल आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम इनएक्टिव होता है, बट डू नॉट डीनेचर। ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस और अबव इनएक्टिव हो जाता है और डीनेचर भी होता है। ठीक है, ये पूरा पूरा सेंटेंस है। अच्छा, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल आगे आ रहा है कि मुझे ऐसे एंजाइम का नाम बता दे जो 100 डिग्री सेल्सियस से अबव को भी डीनेचर नहीं हो। ये एंजाइम आपने पढ़ा होगा। ये बात दुनिया के सारे एंजाइम्स के लिए नहीं है। बैक्टीरिया के एंजाइम्स हायर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। कौन से बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया के लिए स्टेटमेंट हो रही है और ये जो आप कह रही हैं। हाँ सही कह रही है। हाइड्रोथर्मल एक्वेटिकस पूरा नाम है बैक्टीरिया का। जिस जो देखें आप पीसीआर जो करते हैं ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें एक एंजाइम चाहिए होता है, डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये बैक्टीरिया से हासिल होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है, गर्म चश्मों में रहता है, हाइड्रोथर्मल एक्वेटिकस। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हाइड्रोथर्मल एक्वेटिकस। तो ये बैक्टीरिया जो है इसका एंजाइम डीनेचर नहीं होता। ठीक है, इसका एंजाइम इस हाई टेम्परेचर पर भी डीनेचर नहीं। ओके, चलें इसके बाद आइए फर्दर। एंजाइम में आपसे मैकेनिज्म की बात करनी है, प्रॉपर्टीज की बात करनी है, इसमें से कुछ नोट करना है आपका, मैं आशा करता हूँ। तीनों इनहिबिशन में से कम्पिटिटिव इनहिबिशन वो वाइड इनहिबिशन है ना, जो सबस्ट्रेट लेवल बढ़ाने से काउंटर की जा सकती है। कौन सी? कम्पिटिटिव। और देखिए इसके बाद ये है कि जो इनहिबिटर है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है, ये रिवर्सिबली बाइंड कर रहा है कि रिवर्सिबली बाइंड कर रहा है, ये विल डिपेंड करती है। आप सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अगर रिवर्सिबल इनहिबिशन है तो आपके पास ऐसा होगा कि उसको रिवर्स किया जा सकता है। कोई इनहिबिटर की एग्जांपल तो ले लें। तो मैंने ऐसे ही बता दिया ना आपको, ये कोई इससे मुझे मिसाल दे दें, आपके आप मुझे कोई मिसाल देगा एंजाइम इनहिबिशन की, कोई सी भी एंड स्टोमक में होती है। कौन सी होती है? हाँ। अच्छा मेरी बात जरा सुनिएगा गौर से। आप में से मुझे कोई बताएगा डीडीटी कैसे काम करती है? डीडीटी का नाम सुना है? मच्छर मार दवाई है भाई, कैसी बात कर रहे हैं, सुनिए। डाइथाइल डाइअमाइन टेट्राएसिटिक डीडीटी स्प्रे करना बड़ा मशहूर है, तो मच्छर को मारने के लिए डीडीटी स्प्रे करते हैं।
4 5 क्लास की किताब में लिखा होगा डाइथाइलिक डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। सुनिए जरा मेरी बात गौर से। जब आप डीडीटी स्प्रे करते हैं तो वो डीडीटी क्या करता है, कैसे काम करते हैं, मच्छरों को कैसे मारते हैं? मच्छर के एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देते हैं। जब एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करने वाली कोई चीज ही नहीं बचेगी। ठीक है, एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन ब्रेक ही नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। जब वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है, जब वो नॉर्मल रहेगा तो एसिटाइल कोलिन उसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। जब उसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो उसका एक्शन प्रोलॉन्ग होने की वजह से क्या होगा, एक्शन प्रोलॉन्ग होने की वजह से वो क्या होगा, मच्छर के मसल्स पर पैरालाइज हो जाएंगे, मर जाएंगे। मेरी बात आपको उसी उसी वक्त समझ में आ सकती है जब आपको एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस और एसिटाइल कोलिन का फंक्शन बताओ। एक बात बताएं, मेरे यहाँ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसमें एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मोटर एंड प्लेट पे हो रहा है ना। और जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ उसको ब्रेक करने के लिए एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस सीक्रेट हुआ, भी पता है आपको। ठीक है, तो मैं इसी हवाले से कह रहा हूँ कि मच्छर के अंदर एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस को इनहिबिट कर दिया जाएगा तो एसिटाइल कोलिन की लाइफ बढ़ जाएगी। जब वो लाइफ बढ़ जाएगी तो मसल्स को कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में लेकर आएगा, मच्छर का लाइफ हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक इनहिबिटर की मिसाल दी है, एक एंजाइम इनहिबिटर इसका। एंजाइम चैप्टर बाहर आपको बहुत आसान लगता है लेकिन आप जितना उसके अंदर एमसीक्यू करेंगे आप उतना ज्यादा जो है आपको ये करना है, उसके बगैर आपको करना नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके कंबाइन होता है। ठीक है, तो अब अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करेगा कि अभी यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनी है, अभी आगे जुड़ाई है, तो ये दोनों को आगे निकल के जोड़ ले। प्रोडक्ट अभी नहीं बची है, तो इसको हम लिखते हैं दिस इनहिबिटर एक्चुअली बाइंड विद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रखेगा। अभी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं है, लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने से पहले ही एंजाइम सबस्ट्रेट से कंबाइन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम साथ कंबाइन हो जाए तो वो क्या करता है, एंजाइम के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस पहुंचता है, तो चेंजेस ही नहीं आती, प्रोडक्ट के फंक्शन नहीं होती।
जो लोग फारिग बैठे हैं वो अपने जहन में लॉ ऑफ मास सेक्शन रिवाइज कर लीजिए। चलिए आगे बात कर सकता हूँ। ब्लॉक मास सेक्शन आपने सब मुझे बता रहे हैं, कर ले नोट कर ले आपको लिख। मैंने ऑलमोस्ट जितनी बातें आपको जो बोल रहे बताई है सब आएगी एमसीक्यू। चलिए मिटा सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूँ फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात कर रही हूँ। अच्छा पहले मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ, की लॉक थ्योरी है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। वन इज की लॉक थ्योरी। की लॉक थ्योरी क्या कहती है, सब कुछ अब पता होगा। पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट्स ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट लाइक अ पर्टिकुलर लॉक कैन बी अनलॉक्ड बाय अ पर्टिकुलर की, ऐसा ही है।
A particular enzyme acts on a particular substrate like a particular lock can be unlocked by a particular key. ठीक है, लिखा है की लॉक है। दूसरा आपके पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे वजाहत कर दूं। ये प्रपोज की गई थी 1881 के अंदर। इतनी पुरानी। प्रपोज करने वाले ने ये भी बताया कि क्या है, लॉक किया है। ये बाद में आने वाली किताबों ने दी है। क्या की क्या है, लॉक किया है। लॉक एंजाइम है और सबस्ट्रेट क्या है, की है। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों ने ये बोला। और लॉक क्या है आपके पास, एंजाइम। अच्छा, अब होता क्या है कि हम बताते हैं तो सीधा हम बताते हैं, लेकिन जिसने प्रपोज किया उसको इस तरह की कोई बात नहीं। वजह क्या है, इसीलिए आपके पास मुख्तलिफ किताबें, मुख्तलिफ बातें। आप इंटरनेशनल कुछ किताबों में देख लेंगे तो उसका उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इंटरनेशनल किताबों पर बाकी देख लेंगे तो उसमें ये वाली बात भी लिखी हुई है। आपकी फेडरल बोर्ड के अंदर इससे अपोजिट बात लिखी है, देख लीजिएगा। ठीक है, इससे अपोजिट लिखा हुआ है। देखिए, हर एक बंदा अपनी जगह पे इसलिए सही है। जब हम ताले में चाबी लगाते हैं, ये सबस्ट्रेट है, ये ताला है, तो मुझे बताएं चेंज किसके अंदर आता है, ताले में चेंज आता है। ठीक है, जब आपके पास ताले में हमने अगर हम इसको की मान लें, इसको लॉक मान लें, तो जो बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है वो तो इसके अंदर होती है। जब लॉक खुलता है तो इसके अंदर समझ लें, तो सबसे पहले एक बॉन्ड है तो वो खुल जाता है, ताला खुलता है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड जो टूटता है, अगर ये ग्लूकोज और ग्लूकोज माल्टोज है तो बॉन्ड तो इसका टूटेगा ना। तो इसलिए ये थोड़ी एक डिबेटेबल बात है। लेकिन ये कि मैंने जो एक्चुअल बुक है ना, उस पर निकाल के बायोकेमिस्ट्री की देखी कि 1881 में जब थ्योरी प्रपोज की गई थी तो उस बंदे ने ऐसी कोई बात नहीं की कौन सा लॉ है कौन सा की। ये बाद में आने वालों ने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने जनरल बात करती हुई चाबी और ताले वाली बात फिर अंडरस्टैंड करा दी। ठीक है, इंड्यूस फिल्टर मॉडल क्या कहता है, अभी हमने पीछे बात कर ली है। जैसे ही एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन होता है, जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन होता है, तो क्या होता है कि इसके अंदर चेंजेस आते हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये देखें, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया। जब टेढ़ा मेढ़ा हो गया उससे क्या होता है, इस बॉन्ड के अंदर ब्रेक हो जाता है, ब्रेक आता है। When a substrate binds with an enzyme, it induces change in enzyme structure. This change in enzyme structure, this change in enzyme structure is responsible for catalytic action. ठीक है, जो चेंज आ रहा है वो किसके, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो कैटालिटिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। दिस इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। चलिए, इसके बाद आइए फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात कर रहा हूँ। कौन कौन से फैक्टर्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात कर लूँ। मुझे आप जरा लॉग मास सेक्शन बता दें। व्हाट इज लॉग मास सेक्शन, आप नहीं, लॉग मास सेक्शन बता दें, कंसंट्रेशन बड़ी। हाँ। हम्म।
और कोई बेहतर स्टेटमेंट आप मुझे भी बता दें, तो अपना सेक्शन की स्टेटमेंट क्या है? हम्म। स्टेटमेंट करने की पड़ेगी पर अभी एक नीड्स पे जितना सबस्ट्रेट होगा उतना ज्यादा डिजाइन सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कोरिलेशन होगी और लाइट वेव इंटरफेसेस को ज्यादा। देखिए स्टेटमेंट में आपको बता दूं, लॉ ऑफ मास सेक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी वाली कंसंट्रेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना आपके पास। और जो बात इन्होंने की, बहुत अच्छी बात की, देखें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाती है। ये देखिए, आपने केमिस्ट्री में देखिए एक छोटी सी चीज पढ़ी होगी, मैं आपको रिवाइज करा दूं यहाँ पे। मैं इस वक्त बायोलॉजी से थोड़ा हट रहा हूँ। आमतौर पे जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, इसके इस एंड को इससे टकराना जरूरी होता है तो रिएक्शन हो, वरना नहीं हो। ये एंड इससे टकराएगा तो पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे। अब फर्ज करें इसका ये वाला एंड जो है इससे कंबाइन हो तो नहीं होगा रिएक्शन। इसका ये वाला एंड जो है अगर इससे टकराए रिएक्शन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंड इससे टकराएगा तो रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर मैं मीडियम में कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं, फर्ज करें इन मॉलिक्यूल्स की, तो ये चांस कि ये वाली साइड इससे टकराए तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। इससे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन यहां पे चूंकि देखिए एंजाइम वाला मामला ही कुछ और है। आपके पास ये एंजाइम्स मौजूद हैं, ये मेरे पास सबस्ट्रेट मौजूद। फर्स्ट करेंगे मेरे पास 4000 एंजाइम्स हैं और सिर्फ 1000 सबस्ट्रेट। अगर मैं 1000 के बाद 2000 कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। 3000 कर दूं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। 4000 कर दूं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, जब तक कि सारे एंजाइम्स आपके पास ऑक्यूपाइड ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि सारे के सारे एंजाइम्स आपके पास ऑक्यूपाइड ना हो जाए, उस वक्त तक क्या होगा? उस वक्त तक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता चला जाए। और एक टाइम आएगा कि सारी की सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड होगी। अब मैं मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में इजाफा नहीं। ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, ठीक है, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो क्या करती है? बढ़ाती है। और इसी तरह अगर मैं एंजाइम कंसंट्रेशन की बात करूं, अगर मैं इसको कांस्टेंट करके एंजाइम बढ़ा दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन तब भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे फिक्स होने की पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। चले, ये आपके पास दो फैक्टर्स हैं। तीसरा फैक्टर तो एक तो इनहिबिटर वाला तो मैं आपको समझा चुका। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स मैंने आपको बता दिया। चौथा फैक्टर टेम्परेचर है। मैंने आपको टेम्परेचर भी बता दिया, 25 to 37 डिग्री सेल्सियस बेस्ट सेक्शन। 0 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम एक्टिव हो जाता है बट डीनेचर नहीं होता। और 60 डिग्री सेल्सियस और अबव पे एंजाइम डीनेचर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एंजाइम जो है वो प्रोटीन का बना हुआ। तो टेम्परेचर वाला फैक्टर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा पांचवा फैक्टर है पीएच। देखिए, अगर मैं पेप्सिन की बात करूं तो पेप्सिन रिलीज होता है पेप्सिनोजिन की फॉर्म में। ये पेप्सिनोजिन एचसीएल की मौजूदगी में इसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये पेप्सिनोजिन जो है, ये पेप्सिनोजिन जो है ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो हमारे स्टमक के अंदर मौजूद है वो क्या करता है आपके पास, वो इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है एक मखसूस पीएच वास एंजाइम्स को चाहिए एक्टिवेट करने के लिए। इसी तरह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइलेज, पेंटेटिक अमाइलेज मौजूद है, तकरीबन 7.8 की पीएच चाहिए। फ्लावरी अमाइलेज को तकरीबन 7.5 की पीएच चाहिए। तो मखसूस एंजाइम एक मखसूस पीएच पे काम करते हैं, ठीक है, अदरवाइज वो काम नहीं करते। ओके, करें आप इतना नोट करें फिर बात करें। तो इनकी क्लास में अगर एंजाइम की रेशियो बढ़ा दें और सबस्ट्रेट की रेशियो भी बढ़ा दें, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा, तो फिर लाइन बस कांस्टेंट हो जाएगी कांस्टेंट ही हो जाए। और उनमें ज्यादा करने से कम हो जाती है। रेट टू लाइन जाते जाते जो है कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ है। लेकिन एक वक्त आएगा कि सारे के सारे एंजाइम ऑक्यूपाई हो गए, तो फिर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा इसके लिए पूछ रही है, क्या बताइए। टेम्परेचर और पीएच में। बेटा टेम्परेचर का तो ग्राफ ही बिल्कुल अलग बनता है, ये देख, जो टेम्परेचर का ग्राफ बनता है वो तो यूं जाके यूं नीचे आ जाता है, ठीक है। बेस्ट सेक्शन यहाँ पे 45 30 70, सॉरी 25 to 37 डिग्री सेल्सियस ये बेस्ट सेक्शन है। और थोड़ा स्लोप के बाद यहाँ पे क्यों आएगा नीचे, ठीक है, इसका तो ग्राफ ही बिल्कुल अलग बनता है। और कौन सा ग्राफ करेंगे आप, पीएच में तो आपके पास, वेरिएबल होता है हर उसके हाँ हिसाब ये से। आपका एसिडिक पीएच है, ये न्यूट्रल पीएच है, ये बेस, ये तो आपके पास 5 to 7। और ये आपके पास 8 9 करके, ये बेसिक पीएच पे काम कर रहे हैं, ये न्यूट्रल पीएच पे और ये एसिडिक पीएच। आप इससे मुझे कोई टेम्परेचर की डेफिनेशन बताएगा, हाउ यू डिफाइन टेम्परेचर। मैंने आपको फैक्टर बताया ना टेम्परेचर को, टेम्परेचर की डेफिनेशन तो बता दी। मैंने दिलावरी आपसे नहीं पूछी है बात, टेम्परेचर की डेफिनेशन। स्पेसिफिक सेट टेम्परेचर। मुझे चाहिए था, मैं कहता कि एक पर्चा ने इस पर नाम लिखे और टेम्परेचर की डेफिनेशन नीचे लिखी, उससे मुझे ये याद रहेगा कि कौन कितनी बेतुकी डेफिनेशन बता रहा है, मेरे नाम के साथ याद रहेगी। बताएं। स्पेसिफिक सेट पॉइंट एट व्हिच एंजाइम वर्क्स। नहीं बेटा, मैं एंजाइम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल टेम्परेचर की वो डेफिनेशन जो केमिस्ट्री फिजिक्स किसी जगह भी आप यूज करते हैं, मैं जनरल डेफिनेशन टेम्परेचर की पूछ रहा हूँ क्या है, हाउ यू विल डिफाइन टेम्परेचर। आप बता दीजिए। भाई टेम्परेचर की डेफिनेशन नहीं बताएंगे तो क्या करेंगे। असल में अगर आपको टेम्परेचर की डेफिनेशन नहीं बताएंगे ना, तो उसके जो टेम्परेचर से रिलेटेड के अंदर लीडर जो होते हैं ना, फिर वो कैसे दे पाते हैं। Three there are also the measure of average kinetic energy of molecule of a substance determine temperature,
ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, मेरे पास एक पानी का गिलास है, उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी, सरफेस पे अलग है, बॉटम पे अलग है। अगर मैं उनकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालूं तो मुझे पता चल सकता है, या मुझे पता चल सकता है कि उसमें आपके पास उस पानी का टेम्परेचर थे। द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमाइन टेम्परेचर। ठीक है, और होता ये कि देखिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ती है। ये देखो, मैंने आपसे कहा इसका ये वाला एंड इससे टकराना चाहिए तो ही होगा ना। अब फर्ज करें 1 मिनट में टेम्परेचर बढ़ाने से पहले ये एक बार टकरा रहा था, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये 1 मिनट में 10 बार टकराए, तो इसकी ये वाली साइड इससे टकराने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए बढ़। ठीक है, आपका 20 मिनट का बेटा ये टेस्ट है, मैं समझता हूँ इसलिए ज्यादा ही टाइम ले लेगा। जरूर आप पीछे ले लीजिए बेटा। लेकिन क्या कहते हैं कि आप में से एक बात बताइए, एंजाइम के टॉपिक सब्जेक्ट्स को, चैप्टर्स को आसान किस किस को लगता है? सबको ही लगता है, मुश्किल किसको लगता है ये बताइए। आपको मुश्किल लगता है एंजाइम है? कंफ्यूजिंग लगता है? तो सर, एंजाइम के जो पार्ट्स होते हैं उसमें नाम की कंफ्यूजन होती है, बाकी इतना नहीं, मुश्किल ये नहीं तो है। होनी भी चाहिए, मैं तो टेस्ट ही शुरू नहीं करूंगा जब तक इस पर बात ना हो जाए। लेकिन ये वाली साइड कौन सी, एक्टिव साइड? ये नहीं। ये आपके पास साइड है एरोस्टेरिक साइड। ठीक है, एरोस्टेरिक साइड। और कौन सी साइड है? एपो एंजाइम अरे अरे अरे, उसकी बात करेंगे, मिनट की बात है, इधर देखिए। एपो ट्रू एंजाइम्स होते इधर देखिए, जो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है हैं। एपो उसको सिंपल एंजाइम या एक्वा एंजाइम का नाम देते हैं। ठीक है, सिंपल एंजाइम या एक्वा एंजाइम का नाम देते हैं बस। और दूसरा होलो एंजाइम है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अगर इस प्रोटीन पार्ट के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपके पास कंजुगेटेड एंजाइम। कंजुगेटेड एंजाइम या कहलाएगा होलो एंजाइम। और सर इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होता है और कोफैक्ट वो। देखें, अच्छा, अब ये जो आपके पास मैंने कहा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकता है, अगर ये इनऑर्गेनिक है तो ये क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है। और अगर ये ऑर्गेनिक है तो ये कहलाएगा कोएंजाइम। खाने में जब चटनी खा रहे हो ना, तो ये सोच के चटनी खाएं कि उसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ऐसा कोफैक्टर काम करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कम करने में रोल प्ले करता है। और जो आप चावलों में विटामिन बी 1 मौजूद है, वो कोएंजाइम होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो वो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप आपके पास ऑर्गेनिक है तो वो कोएंजाइम कहलाता है। सर इसको ऐसा नहीं होता था कि जो नॉन एंजाइम पार्ट है उसे कोफैक्टर कहते हैं, और फिर उसके आगे एक डेफिनेशन होती थी, एक कोएंजाइम होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, वो कोएंजाइम होता है। आपको गोखली को क्लासिफिकेशन मिलेगी, देखो मैं आपको एक बार बताऊं, आपने 27 चैप्टर्स पढ़े हैं फर्स्ट सेकंड ईयर में। जहां जहां कोई एंजाइम और कोफैक्टर का जिक्र आया है, उसको अपना एंजाइम का जो टॉपिक दिया हुआ है ना किताब में, आप खोल के मैच कर लें, उन दोनों में आपको तजाद मिलेगा। वजह ये है, आखिर में आप कहेंगे कि भाई आखिर में कंक्लूजन ये है, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब इनऑर्गेनिक हैं, ये कोफैक्टर है। और जितने विटामिन हैं, राइबोफ्लेविन, एफईडीएच2, एनएडीएच, विटामिन बी 1, जितने भी आपके पास ये विटामिन हैं, ये ऑर्गेनिक है, तो ये पॉइंट है। आखिर में कंक्लूजन पे ये पहुंचेंगे, ये याद रख लेंगे, आप कहीं फंसेंगे नहीं। ठीक है, इसको मेरी बात को आजमा के देख लीजिए। मैंने आपको जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाई थी, मैं आपसे पूछा था बच्चे को बेरी बेरी क्यों हुई, बेरी बेरी कहलाता है आई कैन नॉट, आई कैन नॉट। बताया ना आपको, मैंने कहा बच्चा कह रहा है कि मैं काम नहीं कर सकता, काम नहीं कर, बेरी बेरी मतलब आई कैन नॉट, आई कैन, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में जो कोई नहीं विटामिन बी 1 चाहिए वो उसके अंदर एब्सेंट है, इस वजह से उसको बेरी बेरी हुई। अब आप मुझे ये बताएं, आप क्या सोचते हैं कि हाँ भाई ये को फैक्टर है, कोई भाई ऑर्गेनिक है ना, कोई एंजाइम। को एंजाइम की डेफिनेशन यही है कि वो नॉन प्रोटीन होता है। अब वो विटामिन भी हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, और लिपिड भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लेकिन वो प्रोटीन नहीं हो सकता।
क्योंकि यहाँ पर भी पार्ट अगर प्रोटीन आ जाएगा तो फिर वो प्रोटीन सिंपल एंजाइम ही कर रहा है। ठीक है, को एंजाइम कैन नेवर बी प्रोटीन, ध्यान में रखना, को एंजाइम कैन नेवर बी प्रोटीन। आप इसको एमसीक्यूज में अप्लाई करके देख लीजिए, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग का लिखा हुआ है ऊपर टॉपिक, तो वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज को आप नेग्लेक्ट करते हैं इसमें।